हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्लास 11th के मैथमेटिक्स के सिलेबस में। हमारा चैप्टर चल रहा है सेट्स का, और सेट्स के चैप्टर में हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 कवर कर ली है। तो फ्लो के हिसाब से हमारा नेक्स्ट टॉपिक आना चाहिए सबसेट्स का। तो इस लेक्चर में हम सबसेट्स का टॉपिक देखेंगे। हम काफ़ी सारे सब टॉपिक्स देखेंगे सबसेट्स के चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदिति बोथरा और ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी मद्रास। और इस लेक्चर में हम सबसेट्स की काफ़ी सारी चीज़ें समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसेट्स क्या होता है। हम थ्योरेटिकली थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और उसकी डेफिनेशन समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर सबसेट्स और इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या होता है। फिर हम इक्वल सेट्स देखेंगे, पावर सेट्स देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, हम रियल नंबर के सेट के कौन कौन से सबसेट्स हैं जिनके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं वो भी समझेंगे। और फिर हम देखेंगे इंटरवल्स ऑफ सबसेट्स ऑफ आर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यार सबसेट होता क्या है। ऑब्वियसली किसी भी टॉपिक को हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम टॉपिक का नाम समझेंगे कि वो नाम जो है वो होता क्या है। ठीक है, तो सबसेट्स क्या होता है। देखिए, सेट्स आप लोग जानते हैं सेट्स क्या होता है। ठीक है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब मैं अगर एक बात बोलूँ कि यार मान लीजिए हमारा कोई सेट है, इतना बड़ा सेट है, इसमें मान लीजिए बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अगर मैं बोलूँ कि यार इस सेट का मैं एक छोटा सा हिस्से की बात कर रही हूँ, या ऐसा समझे एक बड़े सेट में मैं अगर उस सेट का कोई टुकड़ा ले लूँ और उस सेट के टुकड़े की बात करूँ, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो सबसेट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, हमने बोला कि यार हमारा सेट है एस हमारे सेट में ऑल नंबर ऑफ पीपल एस हमारा सेट है जिसमें पीपल, इट इज अ सेट ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, सेट ऑफ ऑल पीपल ऑफ इंडिया, मतलब एस एक ऐसा सेट है जिसमें इंडिया के सारे इंसान हैं। ठीक है, अब मैंने बोला एक है सेट ए जिसमें है सेट ऑफ ऑल पीपल विच लिव इन मध्य प्रदेश। एस सेट बोल रहा है कि यार वो सारे इंसान जो इंडिया में रहते हैं। ए सेट बोल रहा है वो सारे इंसान जो मध्य प्रदेश में रहते हैं। ऐसे समझिए कि इंडिया में जितने लोग रहते हैं और मध्य प्रदेश में कितने लोग रहते हैं, तो मध्य प्रदेश में जो जो लोग रहते हैं वो डेफिनेटली इंडिया में भी रहते हैं। तो मैं ऐसे समझ सकती हूँ कि एस में जो भी जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी पीपल के बारे में बात कर रहे हैं एस सेट में, वो ए उस सेट का टुकड़ा है। ठीक है, जैसे ऐसे समझिए एक डब्बा है जिसमें 4 ब्लू बॉल है, 4 रेड बॉल है, 2 ग्रीन बॉल है और 1 वाइट बॉल है। ठीक है, अब ये डब्बे में इतने सारे हैं लोग, इतनी सारी बॉल्स हैं। अब मैं एक दूसरा डब्बा लेती हूँ जिसमें मेरे पास 4 ब्लू बॉल है। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ यार ये तो एक, सपोज ये एक सेट है। ठीक है, ये एक कलेक्शन है, ये सेट में इतने सारे लोग हैं, इस सेट में सिर्फ 4 ब्लू बॉल है, तो ये वाला 4 ब्लू बॉल ऐसा बोल सकती हूँ कि इसका एक टुकड़ा है, क्योंकि इसमें जो जो भी चीज़ें हैं वो इसमें है। जो जो भी लोग एमपी में रहते हैं वो इंडिया में रहते हैं। या एक और एग्जांपल ऐसे समझते हैं कि पहला सेट है ए, जिसका मतलब है कि ऑल द स्टूडेंट्स विच आर इन योर स्कूल, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स विच आर इन योर स्कूल। सेट बी है ऑल द स्टूडेंट्स, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स विच आर इन योर क्लास। तो देखिए आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो डेफिनेटली आपके स्कूल में भी हैं। ठीक है, तो ए एक बड़ा सेट है, उसका एक टुकड़ा है आपके क्लास के स्टूडेंट्स। इसमें अगर सारे स्कूल के स्टूडेंट्स का सेट है, इसमें आपके क्लास के स्टूडेंट्स का सेट है, तो बी इस ए वाले सेट का टुकड़ा है। तो हम बोलेंगे इस केस में बी इज सबसेट ऑफ ए, बी ए सेट का टुकड़ा है। इस केस में ए इज सबसेट ऑफ एस, ए एस सेट का टुकड़ा है। समझ में आई बात। इधर ये वाला इस वाले सेट का टुकड़ा है। ठीक है, तो जो छोटा सेट है, जो एक सेट है जो टुकड़ा है बड़े सेट का, तो वो जो छोटा सेट है उसको हम बोलेंगे सबसेट।
आई होप इतनी चीज़ समझ में आई है। अब हम डेफिनेशन के हिसाब से समझते हैं कि यार चलो थ्योरेटिकली हमने समझ लिया कि यार हम इमेजिन कैसे करेंगे कि सबसेट होता क्या है, ठीक है। अब हम डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन और नॉर्मली डेफिनेशन से समझते हैं कि यार सबसेट होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। चलिए अब डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ सबसेट क्या होती है? अ सेट A इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट B इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ B, ठीक है। अच्छा, A और B, ठीक है, दो सेट है हमारे पास। अब हमको ये देखना है कि कौन किसका सबसेट है। ये समझने के लिए हमें पहले ये समझते हैं कि अच्छा सबसेट का सिंबल क्या है, सबसेट को हम लिखेंगे कैसे। तो सबसेट को हम मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हमें बोलना है A इज ए सबसेट ऑफ B, तो हम A, इसका मतलब इज ए सबसेट ऑफ, और ये है B, तो A इज ए सबसेट ऑफ B। अब हमने समझा A इज ए सबसेट ऑफ B मतलब A B का एक टुकड़ा है। बात समझ में आई? A B का एक टुकड़ा है, ठीक है। ध्यान से समझिए। अब हम जो समझ चुके हैं उसको डेफिनेशन से समझते हैं, ठीक है। अ सेट A इज सेड टू बी सबसेट ऑफ B। एक A, इसको हम कब बोलेंगे कि ये B का टुकड़ा है, ये कब B का सबसेट है, कब हम किस कंडीशन में ऐसा बोलेंगे? जब इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ B। देखिए इसमें जो भी एलिमेंट है, ठीक है, वो अगर सारे के सारे एलिमेंट B में हैं, इसके सारे एलिमेंट अगर B में हैं, तो A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है। या ऐसे समझिए, अगर आप किसी भी सेट को हमने ऐसे टुकड़ा समझा था, ठीक है, तो अगर कोई सेट बड़े सेट का टुकड़ा है, तो जो छोटा सेट है, जो टुकड़ा वाला सेट है, वो पक्के में उसमें सारी वो चीज़ें होगी जो बड़े वाले में है, क्योंकि वो बड़े वाले का ही तो टुकड़ा है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता जो बड़े वाले सेट में नहीं है, ठीक है। तो ए सेट जो है, ए वाला सेट, ये बी का सबसेट है अगर सारे एलिमेंट्स ऑफ ए किस में आ रहे हैं? बी में। ये डेफिनेशन हो गई। आई होप आपको समझ में आ रहा है सबसेट क्या है। ए अगर सबसेट है बी का, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स बी का पार्ट है, ठीक है, बी के भी एलिमेंट है। ये हमने इंग्लिश में समझ लिया। अब हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेम चीज को। देखिए, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, पढ़ते आ रहा है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। किस कंडीशन में हम बोलेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी? इफ ए बिलोंग्स टू ए। देखिए हमने क्या समझा था कि हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे सेट्स को, ठीक है, और स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स को। तो इधर ए रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एलिमेंट ऑफ सेट। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट जो ए को बिलोंग करता है, ठीक है, ऐसे सारे एलिमेंट्स जो ए को बिलोंग करते हैं, इसका मतलब होता है इम्प्लाइज, ठीक है। ये सिंबल का मतलब होता है इम्प्लाइज। इम्प्लाइज मतलब अगर ये कंडीशन हो रही है तो क्या, कौन सी कंडीशन पक्के में ट्रू होगी, ठीक है। या ऐसे समझिए, अगर ये हो रहा है तो क्या होना कंपलसरी है, ठीक है। इसका मतलब ए इज अ सबसेट, ए बिलोंग्स टू बी। देखिए ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट कब होगा? जब इफ ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, इट इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी। मतलब अगर कोई एलिमेंट ए है जो इस ए का पार्ट है, तो वो एलिमेंट पक्के में इस बी का भी पार्ट होगा। सेम चीज़ हमने इंग्लिश में लिखी थी कि इसके जो भी एलिमेंट्स होंगे वो इस सेट का भी पार्ट होगा, इसके सारे एलिमेंट्स इसके भी सारे एलिमेंट्स होंगे। सेम बात, अगर कोई एलिमेंट ए सेट का है तो वो एलिमेंट पक्के में बी सेट का भी होगा। तो हमने सेम चीज़ को इंग्लिश में देख लिया, इसको मैथमेटिकली लिख कर देख लिया, हमने थ्योरेटिकली बात करके एग्जाम्पल से भी समझ लिया कि यार कैसे हम बोलेंगे कि कौन सा सबसेट है कौन से सेट का, ठीक है। तो एक और बार फाइनली देख लेते हैं कि ऐसे सारे सेट्स मतलब अगर मेरे को बोलना है कि ए बी का सबसेट है, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स किस में होना कंपलसरी है? बी में होना कंपलसरी है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार क्या वो खुद अपना सबसेट हो सकता है? देखिए हमारी डेफिनेशन क्या बोल रही है, ए अगर बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ क्या ये भी सही है, ए इज अ सबसेट ऑफ ए, या मैं बोलूँ बी इज अ सबसेट ऑफ बी, क्या ये सही है? क्या एक एलिमेंट
क्या अपने खुद का सबसेट हो सकता है? सोचिए थोड़ा। देखिए, अगर हमें रिप्रेजेंट करना है किसी सबसेट को तो हम नॉर्मली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो वो इस A इज अ सबसेट ऑफ B। इसका मतलब A जो सेट है वो या तो B का छोटा सा हिस्सा है या तो वो एग्जैक्टली B के बराबर है। तो पहली क्वेश्चन अपने पास क्या आया था? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ A एंड B इज अ सबसेट ऑफ B? क्या ये पॉसिबल है? तो ऐसे समझिए, किसी भी चीज़ को अगर हमें चेक करना है तो हमें डेफिनेशन पे जाना होगा। हम डेफिनेशन देख के समझते हैं कि क्या ये सही हो रहा है कि या नहीं हो रहा है। तो देखिए, अगर मैं बोलूँ यहाँ B, यहाँ पे भी बोलती हूँ B। अगर मुझे बोलना है कि B इज अ सबसेट ऑफ B, तो उसके लिए कंडीशन क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ B शुड ऑल्सो बी एलिमेंट ऑफ B। हाँ, ये दोनों अगर एलिमेंट सेम है तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें भी आएंगे। तो मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ कि A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है। A क्या है? B का एक सबसेट है। तो इससे तो आपको एक और चीज़ क्लियर हो गई यार, मतलब जिस भी सेट की हम बात करेंगे उसका एक सबसेट वो खुद होगा ही होगा, ठीक है। वो पक्के में अपने आप का एक सबसेट होगा। अब एक और चीज़ बात करते हैं जो है एम्प्टी सेट। हर एक सेट का एक सबसेट एम्प्टी सेट भी होता है, ठीक है। दो चीज़ हमने समझी। पहली चीज़, ऑल सेट्स आर सबसेट्स ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने आप का एक सबसेट भी होता है। और दूसरी चीज़, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। अच्छा, इसको भी हम डेफिनेशन से समझते हैं। एम्प्टी सेट मतलब ऐसे सेट जिसके अंदर कोई भी नहीं है, इसका कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो जो अगर हमें बोलना है एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ A मान लीजिए, B मान लीजिए, ठीक है। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ B, तो हमें ये बोलना होगा एवरी एलिमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ B। एवरी एलिमेंट ऑफ, इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये तो ऑब्वियसली कंडीशन फॉलो हो रही है। इसमें हमने कुछ भी गलत नहीं लिखा है, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो इसमें भी ज़रूरी नहीं है कि वो सेम एलिमेंट हो, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो बाय डेफिनेशन हमने दो चीज़ें कंक्लूड कर ली, पहली और दूसरी। पहली ये कि हर एक सेट अपने आप का एक सबसेट भी होता है, और एम्प्टी सेट हर एक सबसेट का और एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, ठीक है। आई होप ये दो चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। अब हम एक दो एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जो एग्जाम्पल्स देखते हैं, पहला है अ सेट Q ऑफ रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ R, ठीक है। ये क्वेश्चन है, हमें बताना है क्या Q रैशनल नंबर जो एक सेट है वो सबसेट ऑफ R है या नहीं है। तो हमें पता है R रियल नंबर्स वो नंबर से जो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, और हम ऑलरेडी पहले लेक्चर में समझ चुके हैं कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर आर द पार्ट्स ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर्स के ही दो टुकड़े करेंगे, तो एक आएगा रैशनल नंबर और एक आएगा इरैशनल नंबर, ठीक है। तो डेफिनेटली इरैशनल नंबर, ऐसा कोई भी इरैशनल नंबर नहीं है या ऐसा कोई भी रैशनल नंबर नहीं है जो रियल नंबर नहीं हो। तो सारे एलिमेंट्स जो रैशनल नंबर के सेट में आएंगे वो पक्के में रियल नंबर्स के सेट में भी आएंगे, क्योंकि रियल नंबर्स का ही एक हिस्सा रैशनल नंबर है, ठीक है। तो पहला वाला है यस, Q इज अ सबसेट ऑफ R, ठीक है। Q हमारा R का क्या है? सबसेट है, ठीक है। अब हम सेकेंड वाला देखते हैं। इफ A इज अ सेट ऑफ ऑल डिविजर्स ऑफ 56 एंड B इज अ सेट ऑफ ऑल प्राइम डिविजर्स ऑफ 56। पहली बात ये समझिए डिविजर्स और प्राइम डिविजर्स क्या होता है। तो डिविजर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी भी नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर सकें, ठीक है। ऐसे नंबर्स, इसके जो भी डिविजर्स होंगे 56 के, अगर हम उसको 56 को उससे डिवाइड करेंगे तो हमें एक इंटीजर मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे समझिए, अगर हम फैक्टर्स निकालते हैं 56 के, 56 को हम 8 × 7 कह सकते हैं, तो हम इसको 1 × 2 × 2 × 2 × 7, ये हमने क्या करा, इसका फैक्टराइजेशन किया, ठीक है। अब हम समझते हैं डिविजर्स निकालते हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है जो 56 को प्रॉपरली डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला है 1, दूसरा है 2, अगर मैं 2 × 2 इन दोनों को रख लूँ तो 4, ठीक है।
4 एक नंबर हो गया जिनका डिविज़र है। अगर मैं सिर्फ 7 की बात करूँ तो 7, अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 8 भी इसका डिविज़र हो जाएगा। ठीक है, 1 2 4 7 8 तक हो गया। ठीक है, अब हम और क्या केस ले सकते हैं, हम 7 इंटू 2 कर सकते हैं तो 14 हो गया, 14 इंटू 2 करें तो 28 हो गया, 28 इंटू 2 करें तो 56 हो गया। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स क्या हो गए, ये सारे नंबर्स इसके डिविजर्स हो गए। ठीक है, तो B इज अ सबसेट ऑफ A। क्लियर है? नेक्स्ट A है, ये A इज अ सेट वेयर द एलिमेंट्स आर 1 3 एंड 5। B इज अ सेट such that B is a set of all x such that x is an odd natural number less than 6। odd natural number less than 6। ठीक है, odd natural number मतलब 1 3 5 7 एंड सो ऑन। लेस देन 6 बोला है तो हमें सिर्फ 1 3 और 5 को लेके चलना है। तो हमारा सेट A है A, हमारा सेट B भी है, हमारा सेट A के एलिमेंट्स है 1 3 5 और हमारे सेट B के एलिमेंट्स भी है 1 3 5। ठीक है, इसके सारे एलिमेंट्स इसका पार्ट है, इसके सारे एलिमेंट्स इसका पार्ट है, तो हम ये बोल सकते हैं A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज ऑल्सो सबसेट ऑफ A। ठीक है, A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A। हमने इक्वल ऐसा वाला सिंबल क्यों लगाया, क्योंकि ये वाला जो सेट है और ये वाला जो सेट है वो आपस में इक्वल भी है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें है और इसके सारे एलिमेंट्स इसमें है। देखिए अभी हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर सेट समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि हम ये वाला सिंबल कहाँ यूज़ करेंगे। अगर हमें इन जनरल कोई सबसेट की बात करनी है तो हम ये वाला सिंबल यूज़ कर सकते हैं सबसेट्स को रिप्रेजेंट करने में। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि Q इज़ अ सबसेट ऑफ R, चलेगा। हम इसको ये भी लिख सकते हैं Q इज़ अ सबसेट ऑफ R। देखिए ऐसे समझिए, अगर हमें लिखना है 2 इज़ लेस देन 3 और मुझे लिखना है 3, ओके 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड 2 इज लेस देन 3। ध्यान से समझिए, यहाँ पे भी 2 लिखते हैं। ठीक है, क्या ये कंडीशन और ये कंडीशन कोई भी ऐसी कंडीशन है जो गलत है? नहीं। देखिए 2 लेस देन 3 है, हाँ है। 2 लेस देन इक्वल टू 3 भी है, हाँ ये भी सही है। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 आता तो भी चल जाता, पर यहाँ पे 3 आता तो नहीं चलता। पर ये वाली कंडीशन भी ट्रू है और ये वाली कंडीशन भी ट्रू है। ये वाला कंडीशन बता रहा है कि जो Q है वो R का एक छोटा पार्ट है, पूरा R नहीं हो सकता। पर ये बता रहा है कि Q जो है वो R का छोटा पार्ट भी हो सकता है और वो एक बड़ा R के बराबर भी हो सकता है। तो दोनों कंडीशन है, एक्चुअल कंडीशन ये वाली फॉलो हो रही है पर ये वाली कंडीशन भी गलत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम और आगे समझेंगे कि हम कहाँ पे ये वाला सिंबल यूज़ कर सकते हैं और कहाँ नहीं यूज़ कर सकते हैं जब हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर सेट समझेंगे। ठीक है, तो आई होप अभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है। अच्छा, अब 4th वाला एग्जाम्पल देखते हैं। A इज अ सेट वेयर द एलिमेंट्स आर A E I O U एंड B इज अ सेट वेयर द एलिमेंट्स आर A B C एंड D। ठीक है, अभी ध्यान से समझिए, क्या इसके सारे एलिमेंट्स इसका पार्ट है? नहीं, इसमें I नहीं है, E नहीं है, इसके मतलब इसके कुछ एलिमेंट्स है जो इसमें नहीं है। अब उल्टा करके देखते हैं, क्या इसके सारे एलिमेंट्स इसमें है क्या? तो A है, हाँ है। B है, नहीं है, तो इसके भी सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं है और इसके भी सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं है। ठीक है, तो हम A के सारे एलिमेंट्स B में नहीं है और B के भी सारे एलिमेंट्स A में नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B और B इज ऑल्सो नॉट अ सबसेट ऑफ A। ठीक है, तो हमने देखा था कि अगर हमें सबसेट बताना है तो हम ऐसा लिखेंगे। तो अगर हमें बताना है कि व्हेन समथिंग इज नॉट अ सबसेट ऑफ समथिंग तो हमें स्ट्राइक आउट करके लिखना है। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं जैसे 2 इक्वल्स टू 2 है, 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 2 है, 1 इंटू 2 इज नॉट इक्वल टू 3 है, तो नॉट इक्वल टू में हम स्ट्राइक आउट करते हैं ये बताने के लिए कि इट इज नॉट इक्वल टू। वैसे ही अगर हमें बताना है कि A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B तो हम सबसेट के सिंबल के ऊपर ऐसा स्ट्राइक आउट करेंगे। तो इस केस में A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B और ये भी इस कंडीशन सही है कि B इज ऑल्सो नॉट अ सबसेट ऑफ A। ठीक है, अगर हमें सबसेट को रिप्रेजेंट करना है तो हम सबसेट का सिंबल यूज़ करेंगे, अगर हमें
बताना है कि इट इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ अनदर सेट, तो हम ऐसा वाला सिंबल यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं कि प्रॉपर सेट और प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है और हम किस सिंबल से उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम समझते हैं प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो डेफिनेशन सेज if A is a subset of B and A is not equal to B, then A is called proper subset of B। ध्यान से समझिए, कंडीशन क्या है कि A B का सबसेट होना चाहिए, पर A और B आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए। इसको मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि यार प्रॉपर सबसेट ऐसे सबसेट होते हैं, प्रॉपर सबसेट ऐसे सबसेट होते हैं विच कंटेन्स सम, ठीक है, सम बट नॉट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ओरिजिनल सेट, ठीक है। मतलब ऐसे सबसेट जो ओरिजिनल सेट के कुछ ही एलिमेंट्स को रख रहे हैं, पूरे के पूरे एलिमेंट्स को नहीं रख पा रहे हैं। जैसे ऐसे समझिए, चलिए सबसे पहले हम एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए हमारा सेट है 1 2 3, ठीक है। अब हम इसका एग्जांपल देख के ये समझते हैं कि यार इसके क्या क्या सबसेट्स पॉसिबल है, ठीक है, क्या क्या सबसेट्स इसमें पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि अगर मैं सिर्फ इसका एक ही एलिमेंट लूँ, कोई भी एक एलिमेंट लूँ, तो इसका सबसेट मान लीजिए पहले मैंने सिर्फ 1 लिया, दूसरा अगर मैंने 2 लिया, तीसरा सबसेट हो जाएगा अगर मैंने सिर्फ 3 लिया, ठीक है। अगर मैं 2 एलिमेंट्स लूँ तो मैं सिर्फ 1 और 2 को ले सकती हूँ। अगर मैंने 2 और 1 को लिया तो ऑब्वियसली ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल ही हैं, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स डज नॉट मैटर इन सेट। 1, 2 एंड 2, 1 आर सेम, ठीक है। 1 और 2 लिया, 2 और 3 लेके देख लेते हैं, ठीक है। 3, 2 इसके बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। 3 और 1 ले लेते हैं। अगर हम दो के सारे एग्जाम्पल ले लिया, अगर मैं 1, 2, 3 ले लूँ, हमने समझा था कि हर सेट अपने आप का एक सबसेट होता है, तो इस सेट का खुद 1, 2, 3 भी एक सबसेट हो गया, ठीक है। और 8th केस बन जाएगा हमारा एम्प्टी सेट, ठीक है, जिसको हम 5 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितने सेट बने इसके? 8 सेट, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। 2 केस तो हमें फिक्स पता है, एक वो केस जब वो सेट खुद का सबसेट होता है और दूसरा एम्प्टी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट हर सेट का एक सबसेट होता है। ये 2 हम पहले ही समझ चुके हैं, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, हमें इनमें से ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से प्रॉपर सेट्स हैं, प्रॉपर सबसेट्स हैं इस ओरिजिनल सेट के। इस ओरिजिनल सेट का मैंने नाम दे दिया है ए। तो इस सेट ए के कौन कौन से प्रॉपर सबसेट्स हैं? देखिए कंडीशन ये है कि पहली कंडीशन है ए शुड बी सबसेट ऑफ बी। अच्छा, इसको बी बोल देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स हम ए मान लेंगे, ठीक है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी। तो देखिए पहली कंडीशन ये है कि ये वाले सेट्स इनकी बात कर रहे हैं, तो ये सारे इसके सबसेट होने चाहिए। तो पक्का है कि ये सारे इसके सबसेट से, हमने सबसेट्स ही लिस्ट आउट करे हैं। दूसरी कंडीशन है ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी। इस केस में ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, इसमें भी नहीं है। सिर्फ ये वाला केस है जब हमारा ओरिजिनल एलिमेंट और सबसेट आपस में इक्वल हो रहा है, तो इस वाले को हमको हटा देना है, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट मतलब वो वाले सबसेट जो ओरिजिनल सेट का छोटा टुकड़ा हो, वो एग्जैक्टली सेम टू सेम सेट नहीं हो, ठीक है। मतलब अगर 1 2 3 लिया है तो 1 2 3 ऐसा एक सबसेट जो 1 2 3 से थोड़े से कम एलिमेंट्स लेके चल रहा हो, ठीक है। 1 कम करो, 2 कम करो, 3 कम करो, चलेगा, पर एग्जैक्टली 1 2 3 ऐसा वाला कोई सबसेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ऐसे समझ लिए विच कंटेन सम बट नॉट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ओरिजिनल सेट, ठीक है। ऐसे सबसेट्स जिसमें ओरिजिनल सेट के कुछ एलिमेंट्स आए पर सारे एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो सारे एलिमेंट्स का सिर्फ एक ही केस होगा जब वो ओरिजिनल सेट और अपना सबसेट आपस में इक्वल हो, सिर्फ एक ही ऐसा केस होगा। बाकी ये सारे केस में ये इसके प्रॉपर सबसेट्स हैं, ठीक है। प्रॉपर सबसेट समझ में आया। अब हम बात करते हैं इम्प्रॉपर सबसेट की। तो इम्प्रॉपर सबसेट इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब
इम्प्रॉपर सबसेट वो सबसेट है विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ओरिजिनल सेट। ठीक है, ऑल, इंपॉर्टेंट क्या वर्ड है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ओरिजिनल सेट। ठीक है, मतलब ऐसे सेट, ऐसे समझिए, ऐसे सबसेट जो ओरिजिनल सबसेट का सारे एलिमेंट्स रख रहा है। ठीक है, मतलब ये वाला सेट और ये वाला सेट आपस में इक्वल ही हो गया। ठीक है, मतलब ऐसे सबसेट्स विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ओरिजिनल सेट। अब इनमें से अगर हम देखें तो ऐसा कौन से सबसेट है 1 से लेके 8 तक इनमें से जो ओरिजिनल सबसेट के सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता है, वो अकेला ये वाला एलिमेंट है, तो ये वाला हो गया इसका इम्प्रॉपर सबसेट। और बाकी के जो 7 है 1 2 3 4 5 6 और 8th वाला, ये सब इसके हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक है, एक बार फाइनल इसका डेफिनेशन समझते हैं। ऐसे सारे सबसेट्स, ठीक है, बी के ऐसे सारे सबसेट्स जो सारे एलिमेंट्स को कवर ना करे, कोई ना कोई एलिमेंट उसमें छूट जाए। ठीक है, ऐसे सारे सबसेट्स जो बी के सारे एलिमेंट्स को सारे को कवर ना करे, कुछ ही को कवर करें। ठीक है, या ऐसे बोले कि जिसमें ए और बी आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे केस जिसमें ए और बी आपस में इक्वल होगा, वो वाला केस होगा इम्प्रॉपर सबसेट का, जिसमें ओरिजिनल सबसेट में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे उस इम्प्रॉपर सबसेट में भी एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब आप बात करेंगे कि यार सबसेट्स कितने हो सकते हैं, कोई भी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए है 2 की पावर n। n को हम कार्डिनल नंबर बोल सकते हैं या फिर ऐसे बोल सकते हैं जितने एलिमेंट्स उस सेट में हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं सबसेट ऑफ ए, कितने नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए आएंगे, तो वो है 2 की पावर n। n क्या है, n आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर ये सेट का नाम है b और इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, b के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो b के कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर कितने एलिमेंट्स है, 3, तो 2 की पावर 3 मतलब 8। इसके हमने देख लिए हैं कि 8 सबसेट बने हैं। अगर मान लीजिए हमारा सेट होता, मान लीजिए इसका नाम है d, इसमें है 1 2 3 4 5, ठीक है, 6, कितने एलिमेंट्स है इसमें, 6, तो इसके कितने सबसेट्स पॉसिबल है, इसके पॉसिबल है 2 की पावर क्या, 2 की पावर d का कार्डिनल नंबर, या फिर d के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम समझ चुके हैं कि कार्डिनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है d के, तो d के सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 मतलब कितना हो जाएगा, 64। तो d के कितने सबसेट्स पॉसिबल है, 64, b के कितने सबसेट्स पॉसिबल है, 8। इतनी बात समझ में आई। अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है, टोटल सबसेट्स की तो हमने बात कर ली है, प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे और इम्प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे। तो ऑब्वियस बात है इम्प्रॉपर सबसेट एक ही होगा, क्योंकि एक ही ऐसा केस हो सकता है जब सारे एलिमेंट्स ऑफ ओरिजिनल सेट एक सबसेट में आ रहे हैं। ठीक है, तो इम्प्रॉपर सेट, अगर मैं बात करूं प्रॉपर सेट की, तो प्रॉपर सबसेट में सिर्फ एक एलिमेंट हटेगा। कौन सा वाला एलिमेंट हटेगा, जब a और b आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, वो वाला केस हटा के 2 की पावर n माइनस 1, तो प्रॉपर सबसेट्स कितने पॉसिबल है, 2 की पावर n माइनस 1। इतनी बात समझ में आ गई है। प्रॉपर सबसेट्स पॉसिबल आर 2 की पावर n माइनस 1, वेयर n आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट a। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स पॉसिबल आर 2 की पावर n एंड प्रॉपर सबसेट्स पॉसिबल आर 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई है। अब हम बात करते हैं सिंबल की, ध्यान से समझिए। ये वाला जो सिंबल होता है, ये सिंबल होता है फॉर प्रॉपर सबसेट्स। किसके लिए होता है, प्रॉपर सबसेट्स के लिए। प्रॉपर सबसेट को डिनोट करेंगे इस सिंबल से। अगर हमें बताना है कि 2 सेट आपस में इक्वल है, देखिए ये वाला सेट है A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, ये वाला सिंबल है A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, ये वाला सिंबल है A इज इक्वल टू B। इतनी बात समझ में आ रही है। अब एक और सिंबल पॉसिबल है जो हमें ये बताना हो कि यार ये भी केस पॉसिबल है और ये भी केस पॉसिबल है।
इसका मतलब है प्रॉपर सबसेट, इसका मतलब है इक्वल, ठीक है, इसका मतलब है प्रॉपर सबसेट, इसका मतलब है इक्वल। अगर मैं ऐसा सिंबल बनाऊं, A इज अ सबसेट ऑफ B, इसको बोलेंगे A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, इसको बोलेंगे A इज अ सबसेट ऑफ B। अगर हम बोले A इज अ सबसेट ऑफ B तो दो केस पॉसिबल हो सकते हैं। A इज अ सबसेट ऑफ B में वो सारे सबसेट्स आएंगे जो प्रॉपर भी होंगे और वो भी एक सबसेट आएगा जिसमें A और B आपस में इक्वल भी होंगे, क्योंकि हमें पता है कि सारे सबसेट्स में एक ऐसा सबसेट होता है जो ओरिजिनल सबसेट के इक्वल होता है, ठीक है, क्योंकि हमने बोला था ऑल द सेट्स आर सबसेट्स ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। आई होप अब यहाँ तक आपको समझ में आया है। तो हम इन जनरल सबसेट को डिनोट करेंगे इस सिंबल से, कभी कभी ये सिंबल भी यूज कर लेते हैं, बट एक्चुअली ये सिंबल प्रॉपर सबसेट्स के लिए यूज होता है। ये सिंबल इन जनरल कोई भी सबसेट के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप ये सिंबल यूज करेंगे तो चलेगा, ये वाला सिर्फ प्रॉपर सबसेट के लिए यूज करेंगे तो बेटर है, ठीक है। तो आई होप अब आपको प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट समझ में आ गया होगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सबसेट्स भी समझ में आ गया होगा। तो प्रॉपर सबसेट वो सबसेट्स हैं, वो सबसेट्स जिसमें ओरिजिनल सबसेट के कुछ एलिमेंट्स हैं बट सारे एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। मतलब सारे सबसेट्स में से एक केस निकाल देना है जब A इज इक्वल टू B नहीं हो। मतलब सारे सबसेट्स जिसमें A इज नॉट इक्वल टू B है वो प्रॉपर सबसेट्स, और वो सारे सबसेट्स जिसमें सारे एलिमेंट्स ऑफ A B में आ रहे हैं तो वो हो जाएगा उसका इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया है। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और अब हम समझेंगे कि यार इक्वल सेट्स क्या होता है, ठीक है। इक्वल सेट समझते हैं, फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले हम एक और चीज़ समझ लेते हैं, सुपर सेट क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए हम एक प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं, A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। अगर A B का प्रॉपर सबसेट है, इसका मतलब B A का सुपर सेट है। मतलब ऐसे समझिए, प्रॉपर सबसेट हमने क्या समझा था, प्रॉपर सबसेट वो सबसेट्स हैं जिसमें ओरिजिनल सेट के कुछ एलिमेंट्स हो पर सारे एलिमेंट्स नहीं हो, ठीक है। तो ये ऐसे बोल सकते हैं A पक्के में B का छोटा एक हिस्सा है, छोटा टुकड़ा है A B का, ठीक है। मतलब B एक बड़ा है, B एक बड़ा सेट है जिसका एक टुकड़ा A है, ठीक है। A इज अ प्रॉपर सेट ऑफ B, A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, इसका मतलब B इज अ सुपर सेट ऑफ A। इसको देखिए, इस सिंबल को हमने क्या बोला था, प्रॉपर सबसेट, तो इस सिंबल को हम बोलेंगे सुपर सेट। क्या बोलेंगे, देखिए हमने इसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टली इसको ऐसा फ्लिप कर दिया है, ठीक है। A इज अ सबसेट ऑफ B, A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, इसका मतलब B इज अ सुपर सेट ऑफ A। ये सिर्फ एक टर्म है जो हम B को दे रहे हैं कि B को हम सुपर सेट भी बोल सकते हैं सेट A का, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर है, सिंपल है, बस एक छोटी सी बात है कि हम किसे सुपर सेट कहते हैं। तो जो बड़ा ओरिजिनल सेट है, इस केस में हमने ओरिजिनल सेट को क्या बोल दिया है, सुपर सेट, ठीक है। अब एक और चीज समझते हैं, मान लीजिए हमारा ओरिजिनल सेट है A, ओरिजिनल सेट का हमने नाम, अच्छा इधर देखते हैं, मान लीजिए हमारा ओरिजिनल सेट है A, ठीक है। इसमें मान लीजिए इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, n ऑफ A। ये हमारा ओरिजिनल सेट है, इसके हम कुछ सबसेट्स का देखते हैं। मान लीजिए एक सबसेट है B जो कि है प्रॉपर, क्या है इसका, प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट ऑफ A, ठीक है। C है इज अ सबसेट, हमें नहीं पता कि ये प्रॉपर है कि क्या है। और D एक केस लेते हैं जो A सेट के इक्वल है, ठीक है। तो इस केस में A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। बात समझ में, प्रॉपर सबसेट मतलब सारे एलिमेंट्स ऑफ A B में हैं पर A और B आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। मतलब B के कुछ एलिमेंट्स A में है पर सारे के सारे एलिमेंट्स A में नहीं है। C इज अ सबसेट ऑफ B, इसमें हमें नहीं पता है प्रॉपर है कि नहीं, तो हम सबसेट वाला सिंबल यूज करेंगे। D और A आपस में क्या हो जाएगा, यार B नहीं यहाँ पे, C इज अ सबसेट ऑफ A, ये गलत लिख लिया हमने, B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A, ठीक है। एंड D इज अ इक्वल टू A।
तीन कंडीशन समझिए ध्यान से। इसका कार्डिनल नंबर है एन ऑफ ए है, इसका कार्डिनल नंबर होगा एन ऑफ बी, इसका कार्डिनल एन ऑफ ए है, इसका एन ऑफ सी होगा और इसका एन ऑफ डी होगा। ध्यान से समझिए। अब हम डेफिनेशन टू डेफिनेशन समझेंगे और समझेंगे कि यार इनके कार्डिनल नंबर्स में क्या रिलेशन पॉसिबल हो सकता है। एन ऑफ ए और एन ऑफ बी समझते हैं सबसे पहले। एन ऑफ ए ओरिजिनल है, ठीक है, ऐसे समझते हैं, इधर हम बी लिखते हैं, इधर ए लिखते हैं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हम ऐसे b इज अ सबसेट ऑफ, b इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ a। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a ये कंपेयर करना है। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, इसकी डेफिनेशन बोलती है कि यार ये इसका एक टुकड़ा है, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं है, इसके कुछ एलिमेंट्स इसमें है पर सारे नहीं है। मतलब इसके जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उससे कुछ कम ही इसमें होंगे। मतलब ये इसका जो कार्डिनल नंबर होगा वो इससे कम ही होगा, पक्का है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं है, इसके कुछ एलिमेंट्स इसमें हैं, कुछ एलिमेंट्स इसमें है पर सारे नहीं है। सारे नहीं है मतलब ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, इन दोनों के एलिमेंट्स, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कभी इक्वल नहीं हो सकते। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा ओरिजिनल सेट से कम ही रहेंगे। क्लियर है? तो इसलिए हमने लेस देन सिंबल यूज किया है। सेकेंड है सबसेट। अब हमें नहीं पता कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, ठीक है। तो सबसेट, अगर हम बात करें सबसेट, तो ओरिजिनल सेट और सबसेट में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं। देखिए सबसेट की डेफिनेशन थी कि अगर C इज अ सबसेट ऑफ A है तो A के और C के एलिमेंट्स में क्या रिलेशन है कि C के सारे एलिमेंट्स A में होंगे, ठीक है। C के सारे एलिमेंट्स A में होंगे, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये केस हमें पता है। तो इसमें वो वाला केस भी आएगा। देखिए इसमें वो वाला केस नहीं आएगा जब A और B आपस में इक्वल होंगे, पर इसमें वो वाला केस आ सकता है जब सबसेट ओरिजिनल सेट के इक्वल होगा, ठीक है। इसमें नहीं आ सकता ओरिजिनल सेट सबसेट के इक्वल, क्योंकि ये प्रॉपर सबसेट है। लेकिन सिंस इसमें कोई कंडीशन नहीं है, इट इज़ अ सबसेट, तो इसमें ऐसा कंडीशन पॉसिबल है कि C और A आपस में इक्वल हो। तो उस केस में C के एलिमेंट्स और A के एलिमेंट्स इक्वल हो सकते हैं। तो n ऑफ C शुड बी लेस देन इक्वल टू n ऑफ A। ये सबसेट्स की कंडीशन हो गई इन जनरल। मतलब सबसेट एक टुकड़ा होगा ओरिजिनल सेट का, तो वो टुकड़े में ओरिजिनल सेट से कम एलिमेंट्स भी आ सकते हैं और इक्वल टू सेम एलिमेंट्स ओरिजिनल सेट के भी आ सकते हैं, ठीक है। डी केस है इक्वल सबसेट का। जब D और A आपस में इक्वल होंगे तो कार्डिनल नंबर ऑफ D और कार्डिनल नंबर ऑफ A भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, ठीक है। ये तीनों केस समझ में आया आपको। प्रॉपर सबसेट्स अगर हैं तो पक्के में नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रॉपर सबसेट में ओरिजिनल सेट से हमेशा कम ही रहेगा। अगर हम इन जनरल बोले कि कोई सबसेट है तो वो सबसेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओरिजिनल सबसेट से लेस देन इक्वल टू रहेगा, ठीक है। लेस देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है। और अगर दो सेट्स आपस में इक्वल है तो डेफिनेटली दोनों के एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे, दोनों के कार्डिनल नंबर भी सेम होंगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं इक्वल सेट्स, ठीक है। अब हमने देखिए किसी भी दो सेट को हम आपस में इक्वल कब बोलेंगे। ऐसे समझिए हमारे पास दो सेट है, एक है A और एक है B। ये दो सेट है और दो कंडीशन हमारी ये हो रही है। पहली कंडीशन A इज अ सबसेट ऑफ B और दूसरी कंडीशन B इज अ सबसेट ऑफ A। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है, जब A B का सबसेट हो और B A का सबसेट हो, तो हम बोल सकते हैं इट इम्प्लाइज कि A इज इक्वल टू B। डबल इम्प्लाइज, एक्चुअली अगर A और B आपस में इक्वल है ये तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ ये कंडीशन फुलफिल हो रही हो, ठीक है। अगर ये A और B आपस में इक्वल है मतलब ये वाली कंडीशन फुलफिल होना कंपलसरी है, ठीक है। ऐसे समझिए, इसको हम डेफिनेशन से समझते हैं। A इज अ सबसेट ऑफ B, इसका मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ A आर एलिमेंट्स ऑफ B बाय डेफिनेशन ऑफ सबसेट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ये क्या बोलता है यार, ये बोलता है ऑल एलिमेंट्स ऑफ B शुड बी एलिमेंट्स ऑफ A, या फिर ऐसे बोल सकते हैं आर एलिमेंट्स ऑफ A।
अब ध्यान से समझिए, ये वाली कंडीशन भी हो रही है और ये वाली कंडीशन भी है। ये दोनों कंडीशन फुलफिल एक ही समय पे हो रही है, जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में है और बी के सारे एलिमेंट्स ए में है। यार ये तो हमने इक्वल सेट्स की जब डेफिनेशन देखी थी टाइप्स ऑफ सेट्स वाले लेक्चर में, तभी हमें क्लियर था कि जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में है और बी के सारे एलिमेंट्स ए में है तो हम बोल सकते हैं कि ए और बी आपस में इक्वल सेट्स है। ठीक है, तो अगर हम इसको सबसेट्स की लैंग्वेज में बोले तो ऐसे बोल सकते हैं कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, it double implies that A is equal to B. ठीक है, A is equal to B if and only if A is a subset of B and B is a subset of A. तो ऐसे समझिए, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है और आपको प्रूफ करने का बोलता है कि आप प्रूफ कीजिए कि ये सेट और ये सेट आपस में इक्वल है, तो प्रूफ करने के लिए आपको सिर्फ ये कंडीशन फुलफिल करवानी है। आपको ये प्रूफ करना है कि A इज अ सबसेट ऑफ B और B इज अ सबसेट ऑफ A। ये दोनों एंड मतलब ये भी और ये भी, अगर आपने ये दोनों कंडीशन प्रूव कर दी, A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A, तो आप ये प्रूफ कर पाएंगे कि A इज अ इक्वल टू B। ठीक है, तो ऐसे सारे क्वेश्चंस में जिन्हें आपको प्रूफ करने का बोले कि प्रूफ कीजिए या जस्टिफिकेशन दीजिए कि A इज अ सेट ऑफ A इज इक्वल सेट टू B और A एंड B आर इक्वल सेट्स, तो आपको सिर्फ ये कंडीशन बतानी है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है। ठीक है, तो इक्वल सेट्स आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं पावर सेट क्या होता है। ठीक है, पावर सेट मतलब अ सेट which contains all the subsets of a given set। ठीक है, जैसे मान लीजिए, अच्छा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम, हमारा सेट है A जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2। क्या एलिमेंट्स हैं? 1, 2। अब हमें इसके क्या निकालने हैं? सबसेट्स। क्या निकालने हैं? सबसेट्स। अब अगर हमें इसके सबसेट्स निकालने हैं तो देखिए, हमें पता है दो चीज़ें, हमें हमेशा पता है कोई भी सेट के सबसेट्स निकालने हैं तो दो चीज़ें हमेशा हमें याद रखनी है। एक, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स। तो कोई भी सेट का हमें सबसेट निकालना है तो एम्प्टी सेट हमें सबसे पहले रख देना है। ठीक है, दूसरा केस, अ सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। ठीक है, प्रॉपर सबसेट की बात करें तो उसे इंक्लूड नहीं करना है, बट अगर आपको प्रॉपर वर्ड यूज ना करें, सिर्फ सबसेट की बात करें, तो आपको डेफिनेटली वो खुद सेट को इंक्लूड करना है। तो पहला सेट हो गया इसका सबसेट 5, दूसरा सबसेट हमारा हो गया 1, 2 जो ओरिजिनल सेट ही है, तीसरा अगर हम एक एलिमेंट लेके देख लें, चौथा अगर हम सिंगल एलिमेंट। ठीक है, 0 एलिमेंट हो गया, 1 एलिमेंट, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, सारे सेट्स पॉसिबल हो गए। अच्छा, कंफर्म कर लेते हैं कहीं हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं, सारे सबसेट्स आए कि नहीं। तो हमें पता है किसी भी सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है। नंबर ऑफ सबसेट्स क्या है इसके? नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी इक्वल टू 2 की पावर n। ठीक है, n क्या होता है? n होता है उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A कितना होगा? 2 की पावर 2 मतलब 4। हमारे भी 1, 2, 3, 4 सबसेट्स आए हैं, तो ठीक है, हमने सारे सबसेट्स लिख लिए, कोई हम भूले नहीं है या हमने कुछ गलती नहीं करी है। ठीक है, अब हमारे पास 4 सबसेट हो गए। अब अगर हमें बताना है कि पावर सेट क्या होता है, अगर मैं बोलूं कि डिफाइन पावर सेट ऑफ ए, अच्छा पावर सेट को एक और चीज बता देती हूँ, पावर सेट को रिप्रेजेंट करते हैं P ऑफ, मान लीजिए पावर सेट ऑफ ए, तो P ऑफ ए। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर मुझे बताना है कि यार पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, तो पावर सेट ऑफ ए बाय डेफिनेशन क्या है? इसमें वो सारे सबसेट्स आएंगे जो ए के सबसेट्स हैं। ठीक है, तो ए के सारे सबसेट्स इसके एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ए के सारे सबसेट्स इसके एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो ऐसे समझिए, ये हमारा कर्ली ब्रेसेस है, ये कर्ली ब्रेसेस बता रहा है कि इसके अंदर हमारे सारे एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, अब कौन कौन से एलिमेंट्स है? पहला एलिमेंट है 5, दूसरा एलिमेंट है 1, 2, तीसरा एलिमेंट है ओनली वाला 1 और फोर्थ है 2। ध्यान से समझिए, आपके लिए ये एक सेट है।
ठीक है, मतलब सबसेट है पर एक्चुअली ये भी एक सेट है, 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 ठीक है, ये वाला एम्प्टी सेट है, ये बाकी सब नॉन एम्प्टी सेट है, पर कोई ना कोई ये सेट है, पर यही सेट इस केस में एलिमेंट्स बन गए, ठीक है। तो अगर आपसे बोले कि यार इस पावर सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, आप गिन के बताइए, तो आप इसको 5 1 2 1 2 ऐसे अलग अलग नहीं गिनेंगे। देखिए हमें पता है रोस्टर फॉर्म में लिखा है हमने, रोस्टर फॉर्म में अगर हमने इसे लिखा है तो हमने कॉमा से एलिमेंट्स को सेपरेट करे हैं, ठीक है। तो ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, तो 1 2 3 4, ठीक है। बेसिकली ये सेट इस केस में इस सेट का एलिमेंट है, ठीक है, ये पॉसिबल है। तो अभी आपको इस केस में इसको क्या समझना है, एक एलिमेंट। ऐसे समझिए फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट्स आती है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक बहुत बड़ा बॉक्स है, ठीक है, आपने वो देखा होगा ना टॉफ़ीज़, बहुत सारी छोटी छोटी टॉफ़ीज़ आती है, तो एक बड़ा पैकेट आता है, उस बड़े पैकेट में मान लीजिए 100 टॉफ़ीज़ अंदर है, 100 टॉफ़ीज़ एक बड़े पैकेट में पैक्ड है, और वो बड़ा पैकेट इस बड़े कार्टून में पैक्ड है, ठीक है। तो ये मान लीजिए एक कार्ड बॉक्स है, कार्टून है, इसके अंदर 20 पैकेट्स हैं, वो बड़े पैकेट्स क्या है, 20 पैकेट्स हैं, और हर पैकेट के अंदर 100 टॉफीज है, ठीक है, बात समझ में आई। तो आपको इस बड़े कार्टून के लिए इसको एक पैकेट ही समझ के चलना है, इसके अंदर भले 100 एलिमेंट्स हैं, 100 टॉफीज हैं, पर आपके लिए तो ये एक पैकेट है, ये एक पैकेट है, ये एक पैकेट है। वैसे ही इनमें मान लीजिए इस सेट के अंदर और भी एलिमेंट्स हैं, पर ओवरऑल इस वाले बड़े सेट के लिए, पावर सेट के लिए, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, और ये एक एलिमेंट है, ठीक है, बात समझ में आई। तो पावर सेट मतलब एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ओरिजिनल सेट, मतलब जो गिवन सेट है, मान लीजिए पावर सेट ऑफ ए की पावर सेट की बात करते हैं, तो ए के जितने भी सबसेट पॉसिबल हैं वो इस पावर सेट के एलिमेंट्स होंगे, क्लियर है। अब इसमें बात करते हैं यार पावर सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है, पहले हमें ये बताइए कि सबसेट्स क्या होंगे, इसके ए के कितने सबसेट्स पॉसिबल है। सबसेट्स ऑफ ए क्या होगा, 2 की पावर n होगा, बात समझ में आई। 2 की पावर n नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए है। ए के टोटल कितने सबसेट्स पॉसिबल है, 2 की पावर n, और जितने भी सबसेट्स होंगे वो इस पावर सेट का एलिमेंट होगा, तो 2 की पावर n एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर। अगर इस पावर सेट के एलिमेंट्स के नंबर पता है, 2 की पावर n है, तो वही इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा। तो पावर सेट का कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट क्या होगा, 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A। बात समझ में आ गई। पावर सेट एक बड़ा सा सेट है विच कंटेन्स ऑल द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट, उसके अंदर सारे सबसेट आ जाएंगे ए के, तो वो पावर सेट ए का बन जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर है। कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट 2 की पावर n ही होगा। द नंबर ऑफ सबसेट्स पॉसिबल फॉर एनी सेट ए विल बी द कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। अभी देखिए हम फर्स्ट वीडियो में जो इस प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो थी जो कि थी इंट्रोडक्शन टू सेट्स, उस वीडियो में हम ये पूरी चीज़ें समझ चुके हैं कि रियल नंबर्स, रैशनल, इरैशनल, इंटीजर, नेचुरल, होल, इवन, प्राइम, ये सब नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको नहीं आता है तो आप एक बार उस वीडियो में जाइए, उसको समझिए, ठीक है। तो अब हम ये समझते हैं, मैं आपको क्विक रिविजन करा देती हूँ। देखिए रियल नंबर्स वो नंबर्स जो नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रैशनल और एक होता है इरैशनल, ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रैशनल में भी 2 पार्ट होते हैं, एक होते हैं इंटीजर्स, एक होते हैं नॉन इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स में भी ऐसे बोल सकते हैं होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स, अच्छा ऐसे समझिए।
इसमें मान लीजिए नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नंबर्स, 0 और पॉजिटिव, ठीक है। 0 और पॉजिटिव को मिलाया तो ये बन जाएगा होल नंबर्स। ओनली पॉजिटिव में देखेंगे तो ये हो जाएगा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के भी 2 पार्ट हो सकते हैं, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, और भी बहुत सारे स्प्लिट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझिए, रियल नंबर्स के 2 पार्ट हो सकते हैं, रैशनल और इरेशनल। मतलब रैशनल आर, अच्छा ऐसे समझिए, रैशनल को हमने पिछली बार बताया था किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू से। इरेशनल को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी एनसीईआरटी में टर्म यूज किया है, लेटर यूज किया है टी, तो हम टी भी यूज कर सकते हैं, हम पी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। रैशनल मतलब क्यू, इरेशनल मतलब पी या फिर टी। अभी हम टी लेके चलते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर्स के 2 पार्ट हो सकते हैं, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर रियल नंबर्स का एक टुकड़ा है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर रियल नंबर्स के सबसेट्स हैं। बात समझ में आई? तो Q इज अ प्रॉपर सेट। बेसिकली ये प्रॉपर सेट होगा क्योंकि ऑल द रियल नंबर्स आर नॉट रैशनल नंबर्स। तो Q इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ R एंड T इज ऑल्सो प्रॉपर सबसेट ऑफ R। इतनी बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं। रैशनल नंबर के भी 2 पार्ट हो सकते हैं, एक होता है इंटीजर्स और एक होता है नॉन इंटीजर्स। डेफिनेटली ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स एंड ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट नॉन इंटीजर्स। तो हम ये भी, अच्छा इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं z से, ठीक है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि Q इज अ सबसेट ऑफ, सॉरी z इज अ, इंटीजर्स आर सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, इनफैक्ट प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अब इंटीजर्स तक आ गए। अब अच्छा ऐसे समझिए, नेचुरल नंबर और होल नंबर। होल नंबर्स में 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी आता है, नेचुरल नंबर में 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी आता है। मतलब होल नंबर और नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ W, ठीक है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आते हैं, ठीक है। इसके सारे के सारे एलिमेंट्स इसका पार्ट होते हैं। मतलब होल नंबर्स का एक छोटा सा टुकड़ा नेचुरल नंबर है या होल नंबर्स का एक टुकड़ा नेचुरल नंबर है, तो n इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ W। बात समझ में आई? एंड W इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का एक हिस्सा होल नंबर्स है। बात समझ में आ रही है? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ W, दैट इज होल नंबर्स। होल नंबर्स इज सेट ऑफ होल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ integers. Integer is a proper subset of rational numbers and rational numbers are subset of real numbers. ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ये फ्लो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि आप जानते हैं कि ये सारे टर्म्स क्या होती है, ठीक है। तो बेसिकली रियल नंबर्स का एक टुकड़ा है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर का एक टुकड़ा है दिस इंटीजर्स, इंटीजर्स का एक टुकड़ा है होल नंबर्स और होल नंबर्स का एक टुकड़ा है नेचुरल नंबर्स। तो इन्हें हमने सबसेट्स के फॉर्म में लिखा है। बेसिकली दे ऑल आर प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम रियल नंबर्स को और कैसे, रियल नंबर्स के सबसेट्स को और कैसे लिख सकते हैं ये समझते हैं। तो देखिए हमें बात करेंगे इंटरवल्स की। किसकी बात करेंगे? इंटरवल्स की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ सेट R, ठीक है। चलिए इंटरवल्स की बात करते हैं। इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ R। देखिए R हमारा क्या था? R हमारा रियल नंबर्स का एक सेट है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स R है। इसका एक सबसेट जो है उसको हम इंटरवल कह सकते हैं। कौन से? कंटिन्यूअस। समझते हैं। देखिए ऐसे समझिए, रियल नंबर्स क्या होते हैं? वो जो इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं वो होते हैं हमारे रियल नंबर्स, राइट। हम ऑलरेडी सेट्स के फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं कि ऑल द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन आर रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये रियल नंबर इस पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे एलिमेंट्स की बात करनी है,
ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या यूज़ करूँगी? देखिए, हमने देखा था कि यार रियल नंबर्स को हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, रियल नंबर्स को हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। हमने देखा कि रोस्टर फॉर्म में हम इसको क्यों रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में हम उन्हीं इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो एक पैटर्न फॉलो करते हो, लेकिन रियल नंबर्स वो पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, रियल नंबर कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, तो हम उसे रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो फिर ऐसा क्या तरीका है जिससे हम यहाँ से लेके यहाँ तक कि अगर कोई एलिमेंट्स है तो हम उन्हें लिख पाएँ? तो ठीक है, एक तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म। हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें बोलना है कि S इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट 3 इज लेस देन x इज लेस देन 5। ठीक है, अगर मैंने ये बोला है, इसका मतलब मान लीजिए यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 5, तो ये वाला जो इंटरवल है 3 से लेके 5 तक, यहाँ तक के सारे एलिमेंट्स जिसमें 3 और 5 इंक्लूड नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल सिंबल नहीं है, 3 और 5 के बीच के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर ऐसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, अब बताइए इंटरवल क्या होता है, समझते हैं इंटरवल को। देखिए, आपने सुना होगा यार, हम डिस्टेंस का इंटरवल बोल सकते हैं, हम टाइम का इंटरवल बोल सकते हैं। टाइम का इंटरवल मतलब इस टाइम और इस टाइम के बीच में जो गैप है, वो गैप में अगर हम टाइम ले रहे हैं, हम स्पेस ले सकते हैं, हम एलिमेंट्स ले सकते हैं, कोई भी 2 पॉइंट के बीच का जो भी गैप है, ठीक है, वो इंटरवल है। तो बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे एलिमेंट्स को हम इंटरवल कह सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस इंटरवल है, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कुछ ब्रेक हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक इंटरवल कहा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, अब हमें ये देखना है कि यार हम इसे रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमने सेट S है जिसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है किसी और तरीके से, इंटरवल के फॉर्म में। ठीक है, इंटरवल के फॉर्म में तो हम कैसे करेंगे, तो पहले ये समझते हैं कि कितने टाइप के इंटरवल होते हैं। ठीक है, तो एक होता है हमारा ओपन इंटरवल, फिर होता है हमारा क्लोज्ड इंटरवल, और फिर होता है हमारा सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, अब ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ओपन इंटरवल से। पहले हम समझते हैं कि ओपन इंटरवल क्या होता है। ठीक है, ध्यान से समझिए, यहां पर क्या लिखा है, 3 लेस देन x लेस देन 5। इसको देख के आप समझ सकते हैं कि 3 से लेके 5 तक सारे एलिमेंट्स की बात हो रही है। यहाँ से लेके 3 से लेके 5 तक सारे एलिमेंट्स की बात हो रही है, पर 3 को हटा दिया गया है। ठीक है, 3 को एक्सक्लूड कर दिया है और 5 को एक्सक्लूड कर दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ लेस लिखा है, अगर लेस देन इक्वल टू होता तो 3 को इंक्लूड करते, पर यहाँ पे सिर्फ लेस देन लिखा है तो 3 एक्सक्लूडेड है। यहाँ पर भी लेस देन इक्वल टू होता तो 5 को इंक्लूड करते, लेकिन सिर्फ x लेस देन 5 लिखा है तो 5 को एक्सक्लूड करना है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 3 से लेके 5 तक हमें सारे एलिमेंट्स कवर करने हैं, 3 को हटा के और 5 को हटा के, 3 और 5 के बीच में सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें हमें कवर करना है। ठीक है, अभी ध्यान से समझिए, ओपन इंटरवल मतलब देखिए, इसको सेम इसी चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटरवल के फॉर्म में, ये समझिए। पहले हमें ये 2 चीजें समझनी है। पहली चीज ये, हमें शुरू पॉइंट देखना है और खत्म पॉइंट देखना है कि इंटरवल कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है। दूसरी बात यह है कि हमें यह समझना है कि जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड। ठीक है, ओके, अभी मान लीजिए यहाँ पे है, हमें पता है शुरू का पॉइंट 3 है, खत्म वाला पॉइंट है 5, 3 से लेके 5 तक जाना है, कॉमा से सेपरेट करेंगे। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है हमारे इंटरवल का। अब हमें ये समझना है कि हमें 3 और 5 को इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड। ठीक है, अच्छा, आप बोलेंगे, जैसे मान लीजिए मैं नेचुरल नंबर की बात करती, किसकी, नेचुरल नंबर। अगर मैं बोलती ऑल द नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन 10 and more than 5, all the natural numbers which are less than 10 and more than 5। more than 5 बोला है मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 5 है,
6, 7, 8, 9, 10। लेस देन 10 बोला है, मतलब आखिरी वाला पॉइंट हमारा 10 है। अब हमें ये समझना है कि लेस देन और मोर देन में इक्वल यूज नहीं हुआ है। ऐसा नहीं बोला है लेस देन इक्वल टू 10 या मोर देन इक्वल टू 5। लेस देन 10 मतलब 10 को इंक्लूड नहीं करना है, 10 के जस्ट पहले वाले तक हमें जाना है। लेस देन 10 का मतलब क्या होता है, 10 को इंक्लूड नहीं करना है, 10 के जस्ट पहले वाले तक हमें जाना है। तो इसको हटा दिया, इसके जस्ट पहले तक जाना है। अब इसके जस्ट पहले तो हमें पता है कि 9 है, पर आप अगर मैं बोलती कि रियल नंबर्स बताइए जो 5 लेस देन 5 है, ठीक है, लेस देन 5 है, तो क्या आप 5 के जस्ट पास वाला नंबर बता पाते कि यार ये 5 है तो 5 के जस्ट पास में कौन सा नंबर है? हम नहीं बता सकते। देखिए एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अगर आप बोलते कि 5 के पास में 4.9 है, 5 के जस्ट पास में कौन सा एलिमेंट है? 4.9। तो मैं बोलूंगी कि नहीं यार 4.99 तो 4.9 और 5 के बीच में आता है। अगर इन दोनों के बीच में कोई नंबर आ रहा है मतलब ये वाला नंबर जस्ट इसके पास में नहीं है। अगर मैं 4.99 बोलूंगी तो आप बोलोगे 4.999999, ये नंबर 5 के और ज्यादा पास है। हम ऐसे देखें तो समझ में आएगा कि यार रियल नंबर्स जो नंबर लाइन पे नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं, हम इस एलिमेंट के पास कौन सा नेक्स्ट एलिमेंट है हम बता नहीं सकते, क्योंकि हर दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर है, हर दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर है, तो हम बता ही नहीं सकते कि इस नंबर के जस्ट पास में कौन सा नंबर है। ठीक है, अब मैं ये नहीं बता सकती कि यार 5 के जस्ट पहले कौन सा नंबर है और 3 के जस्ट बाद में कौन सा नंबर है, क्योंकि मुझे बोलना है कि 3 से बड़े सारे नंबर्स और 5 से छोटे सारे नंबर्स, ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है। पर 3 से बड़े सारे नंबर्स में मैं बता नहीं सकती कि शुरू कहाँ से करना है। ठीक है, सिंस मैं ये नंबर नहीं बता सकती कि मुझे शुरू कहाँ से करना है, तो मुझे लेना 3 से ही है और 5 से ही है, बट मुझे इंटरवल में लेते हुए मैं बोल दूंगी कि यार मेरे को 3 को हटाना है और 5 को हटाना है। ठीक है, तो ओपन इंटरवल ऐसे लिखा जाता है। देखिए ये वाला जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट का मतलब होता है एक्सक्लूड। क्या मतलब होता है? एक्सक्लूड। दिस इज ओपन वाला, ओपन इंटरवल वाला ब्रैकेट। ठीक है, ध्यान से समझिए, ये ब्रैकेट जो है, ये ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वाला जो नंबर है जो इस ब्रैकेट के पास में लिखा है उसे हटा देना है, उसे इंक्लूड नहीं करना है, उसे क्या करना है? एक्सक्लूड। ये ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ब्रैकेट के पास में जो भी नंबर लिखा है उसे एक्सक्लूड करना है। मतलब 3 से लेके 5 तक मैंने कॉमा से सेपरेट किया है इस इंटरवल को, तो मुझे 3 मेरा शुरू का पॉइंट है, 5 मेरा एंडिंग पॉइंट है। 3 से लेके 5 तक सारे नंबर्स एक्सक्लूडिंग 3 एंड एक्सक्लूडिंग 5, ये हो गया हमारे ओपन इंटरवल का मतलब। ओपन इंटरवल मतलब इस नंबर से इस नंबर तक सारे नंबर, इस नंबर और इस नंबर को छोड़ के, मतलब इस नंबर और इस नंबर के बीच के सारे नंबर्स। ठीक है, हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओपन इंटरवल को, जहाँ पे स्टार्टिंग वाला पॉइंट और क्लोजिंग वाला पॉइंट दोनों, मतलब जहाँ से इंटरवल शुरू हो रहा है और जहाँ पे इंटरवल क्लोज हो रहा है, दोनों ही पॉइंट को हमें एक्सक्लूड करना है, हमें इंटरवल में दोनों को ही नहीं रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लोज इंटरवल की। अच्छा नहीं, पहले हम ये देखते हैं कि इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ग्राफिकली। तो मान लीजिए ये मेरा नंबर है 3, ये मेरा पॉइंट है 4, ये मेरा पॉइंट है 5। अब मुझे रिप्रेजेंट करना है 3 से लेके 5 तक सारे नंबर, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सबको कलर कर दूंगी। ये कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कलर रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब शेड कर दिया मैंने, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यार मेरा इंटरवल 3 से लेके 5 तक है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, यार मुझे ये भी तो बताना है कि 3 और 5 में से मुझे इंक्लूड करना है कि नहीं एक्सक्लूड करना है। तो मुझे पता है कि मुझे 3 वाले पॉइंट को हटाना है, तो मैं ऐसा सर्कल बनाऊंगी। ठीक है, होलो मतलब मैं इसमें अनफिल्ड है, ये फिल कर नहीं रही हूँ। ठीक है, सिर्फ ये सर्कल है, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए मैं इसे थोड़ा बड़ा होकर ऐसे बना दे रही हूँ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सक्लूड। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सक्लूड। मतलब 3 को एक्सक्लूड नहीं, 3 को एक्सक्लूड करना है और 5 को भी एक्सक्लूड करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लोज इंटरवल की। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल क्या होता है? क्लोज इंटरवल का एग्जांपल भी हम इसी टाइप से कुछ ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा अब सेट है S इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट 3 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5। हमने सेम एग्जांपल लिया है, बस अंतर क्या है, यहाँ पर मैंने लेस की जगह लेस इक्वल टू लिखा है, यहाँ पर भी लेस देन की जगह लेस देन इक्वल टू लिखा है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, इसे मुझे इंटरवल में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब मुझे सेम
मुझे अभी भी दो ही चीज़ें पता करनी है। पहली चीज़, मुझे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पता करना है इंटरवल का। दूसरा पॉइंट, जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, जो शुरू और खत्म वाला पॉइंट है, उन्हें इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है। ठीक है, पहले मैंने लिख दिया 3,5। स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट तो हमें क्लियर है कि यार 3 से शुरू हो रहा है, 5 तक खत्म हो रहा है। अब मुझे पता है कि यार मुझे 3 को भी इंक्लूड करना है और 5 को भी इंक्लूड करना है। तो अब मुझे ब्रैकेट यूज करना है, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है इंक्लूड। क्या मतलब होता है इसका? इंक्लूड। ये इसका मतलब है कि यार ये ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के पास जो भी लिखा है उसे इंक्लूड कर लो, इस स्क्वायर ब्रैकेट के पास जो भी लिखा है इसे इंक्लूड कर लो। ठीक है, तो ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाले ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इन दोनों को एक्सक्लूड कर दो। ये वाले ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यार इन्हें इंक्लूड कर लो। अब आप बोलोगे यार ऐसे कंडीशन में मैं क्या बोलूंगी, अगर मेरे को क्वेश्चन आया कि बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट 3 इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 5, इस केस में क्या होगा? अच्छा, पहले हम एक और चीज देखते हैं, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? देखिए 3 मान लीजिए ये है, 5 मान लीजिए ये है। मैं इसे क्या करूंगी? कलर करूंगी। कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मेरा इंटरवल है। ठीक है, अब क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है मैंने स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट तो रख लिया है, कहाँ से शुरू कहाँ पर खत्म करना है। अब क्वेश्चन है कि यार ये वाले पॉइंट पे मुझे क्या बताना है कि यार ये इंक्लूड है कि नहीं और ये इंक्लूड है या नहीं। तो मुझे पता है कि मुझे इन दोनों को क्या करना है? इंक्लूड, क्योंकि ये है क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, यहाँ पे इक्वल लगा है, लेस देन इक्वल मतलब इन दोनों को इंक्लूड करना है। तो मैंने यहाँ पर ऐसा फील्ड कलर करा हुआ ऐसा पूरा वाला सर्कल बनाया है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंक्लूड। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंक्लूड। अगर मैं ऐसा बनाती तो ये रिप्रेजेंट करता है एक्सक्लूड, ऐसा बना रही हूं तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंक्लूड। ध्यान से समझिए, ये मैंने सर्कल बनाया है जिसमें मैंने कलर नहीं करा है अंदर। ठीक है, सिर्फ सर्कल है, अंदर खाली जगह है सर्कल के अंदर। ठीक है, ये पूरी जगह पे मैंने कलर फिल नहीं किया है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओपन इंटरवल, मतलब ये जहाँ पे ये वाला पॉइंट है उसे एक्सक्लूड करना है, जहाँ ये वाला पॉइंट है उसे एक्सक्लूड करना है। ये वाला सर्कल रिप्रेजेंट करता है फील्ड सर्कल की जो भी पॉइंट है उसे इंक्लूड करना है और ये वाले पॉइंट को भी मुझे इंक्लूड करना है। ठीक है, हाँ अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। यार आप बोलोगे कि यार यहाँ पे मैंने लेस देन इक्वल टू बोला है, यहाँ पे मैंने सिर्फ लेस देन बोला है। तो ध्यान से समझिए, पहले हमें यही काम करना है। पहले हमें देखना है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या है। स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा 3, एंडिंग पॉइंट है हमारा 5। अब हमें ये समझना है 3 को इंक्लूड करना है कि नहीं और 5 को इंक्लूड करना है कि नहीं। ध्यान से समझते, 3 के आगे क्या लिखा है? लेस देन इक्वल टू, मतलब 3 को हमें इंक्लूड करना है। इंक्लूड के लिए हमारा कौन सा ब्रैकेट यूज होता है? ठीक है, अब 5 को हमें एक्सक्लूड करना है कि इंक्लूड? यार 5 की जगह तो सिर्फ लेस देन लिखा है तो हमें इसे एक्सक्लूड करना होगा। एक्सक्लूड के लिए हमारा कौन सा ब्रैकेट होता है? बात समझ में आ गई? इसका मतलब 3 से लेके 5 तक सारे एलिमेंट्स इंक्लूडिंग 3 एंड एक्सक्लूडिंग 5। 3 से लेके 5 तक सारे एलिमेंट्स एक्सक्लूडिंग 3 एंड एक्सक्लूडिंग 5। 3 से लेके 5 तक सारे एलिमेंट्स इंक्लूडिंग 3 एंड इंक्लूडिंग 5। थ्री से लेके 5 तक सारे एलिमेंट्स एक्सक्लूडिंग 3 इंक्लूडिंग 5। आई होप अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, अब एक बार इसका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। मान लीजिए ये है हमारा 3 पॉइंट, ये है हमारा 5 पॉइंट। इस वाले केस के लिए ये हमारा 3 है, ये वाला 5 है। अब हमें क्या करना है? अब हमें कलर करना है। ठीक है, ये मेरा कलर रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरवल को। ध्यान से समझिए, 3 को क्या करना है? इंक्लूड। इंक्लूड के लिए हमें कौन सा वाला सर्कल बनाना है? फील्ड वाला। ठीक है, 5 हमारा क्या है? एक्सक्लूड। 5 को इंक्लूड नहीं करना है तो हमें होलो वाला सर्कल बनाना है जिसके अंदर हम कलर नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, इसको भी हम कलर कर देते हैं। अब इस केस में 3 को हमें एक्सक्लूड करना है तो हमें होलो सर्कल बनाना है। ठीक है, और इधर हमें इंक्लूड करना है तो इधर हमें फील्ड सर्कल बनाना है। ठीक है, तो हम अभी देखिए ओपन इंटरवल समझ में आया, जहां पर दोनों स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों ही पॉइंट क्या है? ओपन है। दोनों ही पॉइंट को हमें एक्सक्लूड करना है। ठीक है, दोनों ही पॉइंट को हमें हमारे इंटरवल में से हटा देना है। सेकेंड हमने देखा क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल मतलब दोनों ही पॉइंट को, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों ही पॉइंट को हमें अपने इंटरवल में रखना है, दोनों को ही हमें इंक्लूड कर लेना है। अब हमने थर्ड देखा था सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी ओपन मतलब जो आधा खुला हो, सेमी क्लोज्ड मतलब जो आधा बंद हो।
तो ऑब्वियसली ओपन मतलब दोनों तरफ से खुला है, ये भी खुला है, ये भी खुला है, मतलब दोनों ओपन है। क्लोज्ड मतलब दोनों तरफ से क्लोज्ड है, यहाँ पे भी क्लोज्ड है, यहाँ पे भी क्लोज्ड है, मतलब दोनों को इंक्लूड करना है। ये सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड है। देखिए सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड एक ही बात है, आधा बंद मतलब आधा खुला है डेफिनेटली। तो थर्ड केस जो हमारा था, ये भी थर्ड केस का एग्जांपल है, ये भी थर्ड केस का सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड, जिसमें एक पार्ट खुला है एक पार्ट बंद है। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्लोज्ड है, बाद वाला ओपन है, इसमें स्टार्टिंग वाला ओपन है, बाद वाला क्लोज्ड है। आई होप आपको तीनों इंटरवल्स अच्छे से समझ में आए होंगे, तीनों इंटरवल का डिफरेंस समझ में आया होगा। तीनों को हम इंटरवल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कौन से ब्रैकेट्स यूज करेंगे, ठीक है, ये भी समझ में आया होगा। कैसे इन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। इन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये सारा हमारा ओपन इंटरवल था, ये क्लोज्ड इंटरवल, और ये वाला था हमारा सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है। तो पहला है ए इज अ इंटरवल फ्रॉम -3 to 5 ओपन, बी इज अ इंटरवल ओपन क्लोज्ड -7 to क्लोज्ड 9। देखिए इसे ऐसे पढ़ सकते हैं, ओपन -3 to 5 टू ओपन 5, क्लोज्ड -7 to क्लोज्ड 9। अब हमें ये बताना है कि यार ये इसमें से कोई एक दूसरे का सबसेट है या नहीं है। तो सिंपल देखिए, या तो आप देख के समझ सकते हैं कि यार ये इसका पार्ट है या नहीं है, या तो आप ग्राफिकली ऐसे समझिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पर -3 है, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है, -7, इधर आ जाएगा -6, -5, -4, -3, ठीक है। उसके बाद -2, 0, 1, 2, 3 यहाँ तक आता जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए 4, 5, 6, 7, 8 और 9। सेम टू सेम मैं इधर जस्ट इसके ऊपर भी पॉइंट्स बना रही हूँ, सेम इसी जगह पर, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, पहला वाला मैं ले रही हूँ, इसको मैं बोल देती हूँ ए को रिप्रेजेंट करूंगी इधर, और इधर मैं बी को रिप्रेजेंट करूंगी, ठीक है। अब हमने सीखा है -3 से लेके 5 तक, -3 से लेके 5 तक मतलब मैं सबको कलर कर दूं, ये इंटरवल का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कलर कर दिया। अच्छा, 3 और 5, -3 और 5 दोनों को ही एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड के लिए मैं कौन सा ऐसा सर्कल बनाऊंगी, बिना फील्ड वाला, ठीक है, जिसमें फील्ड नहीं है। फिर है -7 से लेके 9 तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे सबको फिल कर देना है, तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा कलर कर दिया, ठीक है। और दोनों को ही क्या करना है, हमें इंक्लूड करना है, तो मैं ऐसा वाला सर्कल बना दे रही हूँ जो फिल्ड होगा, ठीक है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों को इंक्लूड करना है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों को एक्सक्लूड करना है। ध्यान से समझिए, ये वाला जो आपको कलर्ड करा हुआ इंटरवल दिख रहा है, मतलब ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये सेट का ये सेट टुकड़ा दिख रहा है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं। देखिए ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर आ रहे हैं, ये तो हमारी किसकी बात हो गई, इसका मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी। बात समझ में आ गई, ए के सारे एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं, ए बी का एक टुकड़ा है, ठीक है, ऐसा टुकड़ा है जिसमें सारे एलिमेंट्स ऑफ ए आर द एलिमेंट्स ऑफ बी, ठीक है। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्लियर हो गई बात। अब मैं बोल रही हूँ नंबर लेस देन 2, इसे मुझे इंटरवल में रिप्रेजेंट करना है। क्या बोला है मैंने, नंबर्स, ऑल द नंबर्स विच आर लेस देन 2। यार अगर मैं ग्राफिकली देखूं तो ग्राफिकली ये है -2, अच्छा सॉरी 2 बोला है, ये है 2 से लेके यहाँ तक मुझे सारे लेने हैं, तो मैं सबको कलर कर दूंगी। और 2 को लेस देन बोला है, तो मुझे यहाँ वाले 2 को क्या करना पड़ेगा, ओपन, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, जब भी हम देखते थे तो हम 2 पॉइंट्स देखते थे, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट। इधर हमको स्टार्टिंग एंड पॉइंट दोनों पता है, इधर भी स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये पे। इधर हमें एंड पॉइंट तो पता है कि यार मुझे 2 पे खत्म करना है, पर इधर मैं कहाँ तक जाऊँ। देखिए ये तो एरो है, मुझे तो पता नहीं है कि मुझे कहाँ तक जाना है, बट डेफिनेटली इतना समझ में आ रहा है कि यार ये चलता जाएगा तो ये -∞ तक जाएगा। तो मेरा लोअर लिमिट -∞, अपर लिमिट क्या है 2, मतलब मुझे -∞ से कहाँ तक जाना है, 2 तक। पहली चीज फिगर आउट हो गई, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, ठीक है। अब मुझे ये फिगर आउट करना है कि मुझे किसको ओपन रखना है और किसको क्लोज, ठीक है। ध्यान से समझिए, ये तो क्लियर है, लेस देन 2 लिखा है, तो मुझे 2 को तो क्या करना है, ओपन रखना है। 2 को ओपन ऐसे रख लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है यार -∞ को ओपन रखना है या क्लोज। देखिए क्लोज का मतलब क्या होता है कि आपको उस नंबर को इंक्लूड करना है आपके इंटरवल में। क्या आप -∞ या इन्फिनिटी किसी को भी इंक्लूड कर सकते हैं,
यार हमें पता ही नहीं है कि वो नंबर क्या है, इनफाइनाइट कौन सा नंबर है हमें नहीं पता है, तो हम कभी भी, ये मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्फिनिटी को और माइनस इन्फिनिटी को आप कभी भी क्लोज नहीं कर सकते, ये हमेशा ओपन ही रहेगा, ठीक है, ये हमेशा क्या रहेगा, ओपन। तो ये ओपन इंटरवल रहेगा हमेशा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ये पॉइंट नंबर, ये कौन सा एलिमेंट है। सिंस ये एलिमेंट हमें नहीं पता है, हम कभी भी इसे क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि हम कभी इसे इंक्लूड कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन नेगेटिव नंबर, ध्यान से समझिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था द डिफरेंस बिटवीन नॉन नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ध्यान से समझिए। आप बोलेंगे यार नॉन नेगेटिव मतलब तो पॉजिटिव ही होता है, नहीं, नॉन नेगेटिव मतलब ऐसे सारे नंबर जो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव मतलब ऐसे सारे नंबर जो पॉजिटिव है। इधर डिफरेंस कहाँ आता है, इधर डिफरेंस आता है एक नंबर पे, जिस नंबर का नाम है जीरो। ये जो जीरो है, जीरो पे सारी कहानी चेंज हो सकती है। नॉन नेगेटिव, ध्यान से समझिए, नॉन नेगेटिव मतलब, अच्छा नेगेटिव नंबर्स आप कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करती हूँ मैं। मान लीजिए ये नंबर है जीरो, क्या है, जीरो। अगर मैं बोल रही हूँ नॉन नेगेटिव नंबर, ऐसे नंबर्स जो नेगेटिव नहीं है, ऐसे नंबर जो नेगेटिव नहीं है, देखिए जीरो ऐसा नंबर है जो ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ठीक है। मतलब जीरो को हम नेगेटिव में भी इंक्लूड नहीं कर सकते और पॉजिटिव में भी इंक्लूड नहीं कर सकते। नॉन नेगेटिव नंबर, ऐसे नंबर जो नेगेटिव नहीं है, ठीक है। ध्यान से समझिए, ये सारे नंबर है जो नेगेटिव नहीं है, जीरो के बाद के सारे नंबर। अब क्वेश्चन आता है जीरो को इंक्लूड करना है या नहीं करना है। क्या जीरो एक ऐसा नंबर है जो नेगेटिव नहीं है? हाँ, जीरो एक ऐसा नंबर है जो नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव भी नहीं है हम मानते हैं, पर वो नेगेटिव भी नहीं है, तो वो नॉन नेगेटिव नंबर में इंक्लूड हो जाएगा। तो ये रिप्रेजेंट करेगा नॉन नेगेटिव नंबर, मतलब हमें इसमें जीरो को इंक्लूड करना है, कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी तक। अब ध्यान से समझिए, इसका इंटरवल क्या होगा, जीरो से लेकर इन्फिनिटी होगा। अब इन्फिनिटी तो हमें पता है हमेशा ओपन रहेगा, कभी भी इसे क्लोज नहीं कर सकते हैं। जीरो को हमें क्लोज करना है, तो हमने ये क्लोज कर दिया। बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव नंबर, ठीक है। पॉजिटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पॉजिटिव नंबर, फिर से हम जीरो की बात करते हैं। जीरो, जीरो के सारे इधर नंबर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव नंबर इन्फिनिटी तक। अब क्वेश्चन आता है जीरो को इंक्लूड करना है या नहीं। जीरो एक ऐसा नंबर है जो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि जीरो इज नॉट अ नेगेटिव नंबर, नाइदर नेगेटिव नंबर है नॉर पॉजिटिव नंबर, तो ये पॉजिटिव नंबर नहीं है। तो पॉजिटिव नंबर में हमें इसे हटा देना है, ठीक है। तो हमें जीरो इंक्लूड नहीं करना है, तो जीरो से लेके इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हमेशा ओपन रहेगा, इस केस में जीरो भी ओपन है। अब है नॉन पॉजिटिव नंबर। नॉन पॉजिटिव नंबर मतलब जीरो यह है, नॉन पॉजिटिव नंबर मतलब ये पूरा नेगेटिव लाइन पूरी कलर हो जाएगी। अब क्वेश्चन आता है जीरो इंक्लूड होगा या नहीं। नॉन पॉजिटिव, यार जीरो एक ऐसा नंबर है जो पॉजिटिव नहीं है, नॉन पॉजिटिव है, ठीक है। नॉन पॉजिटिव है तो इसे हमें कलर कर देना है, तो हमें जीरो को इंक्लूड कर देना है, ठीक है। तो हम माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक जाएंगे और जीरो को हमें कर देना है क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट है नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर भी वही, पूरी नंबर लाइन हमारी नेगेटिव वाली साइड की आ गई। अब हमें जीरो इंक्लूड करना है या नहीं। जीरो नेगेटिव नहीं होता है हमें पता है, तो जीरो को हमें ओपन रख देना है। अगर हम ओपन रखेंगे तो ये आएगा माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे है अपना, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो तक, वेयर जीरो इज ऑल्सो ओपन। बात समझ में आ गई, ये सारी चीजें समझ में आ गई। देखिए इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी हमेशा ओपन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन हमारा पिछले सब टॉपिक का है। देखिए हमें क्या क्या दिया है, कुछ सेट्स दिए हैं, एक है फाइव, एक है ए, बी और सी। अब हमें इनमें फिल करना है वेदर दे आर सबसेट और नॉट सबसेट। ये फिल इन द ब्लैंक से हमें इन दोनों में से कोई एक सिंबल इधर यूज करना है चारों केस में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला है फाइव इज आइदर सबसेट और नॉट फॉर द सेट बी। हमें पता है यार, हमने दो चीजें बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। वो ये है पहली चीज कि हर सेट अपने खुद का एक सबसेट होता है, और दूसरी चीज फाइव मतलब जो एम्प्टी सेट है वो सारे सेट्स का सबसेट होता है। तो एम्प्टी सेट सारे सेट का सबसेट होता है, तो बी का भी सबसेट होगा। हमें मैटर नहीं करता है कि बी कैसा कौन सा सेट है, तो डेफिनेटली इट इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है ए, वेदर ए इज अ सबसेट ऑफ नॉट ऑफ बी, ठीक है।
ए ये है, बी ये है। अगर हमें चेक करना है ए बी का सबसेट है कि नहीं, तो हमें सिर्फ ये चेक करना है बाय डेफिनेशन कि सारे एलिमेंट्स, ए के सारे एलिमेंट्स क्या बी में आ रहे हैं। तो चेक कर लेते हैं, ए में है 1 और 3, क्या इसमें 1 और 3 है? 1 तो है पर 3 नहीं है। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर नॉट इन सेट बी, ठीक है, कुछ ही है, ए 1 मतलब 1 तो है पर 3 नहीं है। सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, हम बोलेंगे नहीं भाई, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल पे आते हैं, ए है 1,3, बी है 1 3 5 7 9। सेम चीज चेक करेंगे, क्या ए के सारे एलिमेंट सी में आ रहे हैं? ए के एलिमेंट्स है 1,3, सी में 1 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है, चलो दोनों एलिमेंट्स आ चुके हैं, तो ठीक है भाई, ए इज अ सबसेट ऑफ सी। फोर्थ है बी और सी, बी क्या सी का सबसेट है? तो चेक कर लेते हैं सारे एलिमेंट्स बी के सी में आ रहे हैं कि नहीं। 1 5 9, 1 है 5 है 9 है, अच्छा इसके 3 एलिमेंट्स है, वो तीनों के तीनों एलिमेंट सी में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली बी इज ए सबसेट ऑफ सी। तो यहाँ पर हमने ये चारों केस देख लिया है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं, ठीक है। हाँ एक चीज़ और, अगर हम किसी भी इंटरवल की बात करते हैं तो इस इंटरवल के लिए एक और टर्म यूज होता है, वो है लेंथ ऑफ इंटरवल। ये कॉन्सेप्ट है, सिंपल है। लेंथ ऑफ इंटरवल मतलब जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और जो हमारा एंडिंग पॉइंट है उनके बीच में कितना डिफरेंस है, ठीक है। बेसिकली अगर हमारा ये केस है, इंटरवल क्या है, -3 से लेके 5 तक, या फिर ऐसे समझिए, मान लीजिए हमारा इंटरवल है 2 से लेके 4 तक, ठीक है, 2 से लेके 4 तक है, तो इंटरवल मतलब लेंथ ऑफ इंटरवल मतलब इसका साइज क्या है। साइज पता करने के लिए कुछ नहीं, हम इस वाले को इस वाले नंबर से माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए इन जनरल फॉर्म में ए से लेके बी तक हमारा क्या है, एक इंटरवल है, तो हमारा लेंथ ऑफ इंटरवल हो जाएगा b माइनस ए। बेसिकली अगर हम टाइम इंटरवल की बात करें, अगर हम बोले कि यार मैंने 2 मिनट से शुरू किया था और मैं 10 मिनट तक ये काम कर रही हूँ, तो मैं कितना इंटरवल हुआ, कितना टाइम इंटरवल हुआ, तो हम क्या करेंगे, 10 मिनट में से 2 मिनट माइनस कर देंगे, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट को माइनस कर लेंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम हुआ है, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लेंथ ऑफ इंटरवल निकालना है, तो हम ये वाले एलिमेंट को, ये वाले नंबर को ये वाले नंबर से माइनस कर लेंगे, b माइनस ए, तो ये हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ इंटरवल। अगर हम इसकी बात करें तो लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगा, 3 माइनस 3 मतलब 8, ठीक है। इसका इंटरवल क्या होगा, 9 माइनस 7 मतलब कि 16, ठीक है। अगर मैं बोलूं 2 से लेके 100 तक है हमारा एक सेट, तो इसका इंटरवल क्या होगा, 100 माइनस 2 मतलब 98, तो लेंथ ऑफ इंटरवल हो गया इसका 98। बात समझ में आई। इधर मैटर नहीं करता कि हम ये ओपन रख रहे हैं या क्लोज, ठीक है। व्हाट मैटर्स इज स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट क्या है, वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो भी होगा वो हमारा लेंथ ऑफ इंटरवल हो जाएगा। अब हम एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है, क्योंकि आज हमने बहुत सारी चीज़ें सबसेट्स की सीख ली है, ठीक है। शुरू करते हैं सबसेट्स की डेफिनेशन में। सबसेट ऐसे समझ लीजिए, एक बड़े सेट का, ओरिजिनल सेट का एक टुकड़ा है, ठीक है। वो पूरा की पूरा सेट भी अपने आप में एक सबसेट है, उसका कोई छोटा हिस्सा भी उसका सबसेट हो सकता है, ठीक है। तो 2 चीज़ इंपॉर्टेंट हमने क्या सीखी थी इसमें। पहली चीज़ ये सीखी थी कि हर सेट अपने आप का एक सबसेट होता है। दूसरी चीज़, एम्प्टी सेट हर सेट का एक सबसेट होता है, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट्स देखे थे, नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला था 2 की पावर n, जहां पर n क्या होता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट A। अगर मैं बात कर रही हूँ A सेट की, A इज ओरिजिनल सेट, इसके कितने सबसेट बनेंगे, तो जितने इसके एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए इसके n एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर n सबसेट्स बनेंगे सेट A के, ठीक है। उसके बाद हमने प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट देखा था। प्रॉपर सबसेट वो है जो ओरिजिनल सेट के कुछ एलिमेंट्स को अपने अंदर रखता है पर सारे एलिमेंट्स को नहीं रखता है। मतलब उसमें हमारी कंडीशन ये थी कि सम A इज अ सबसेट ऑफ B वेयर A इज नॉट इक्वल टू B, ठीक है। ऐसा जब भी कंडीशन आएगी सबसेट की, वो होगा हमारा प्रॉपर सबसेट, ठीक है। प्रॉपर सबसेट कितने बन सकते हैं, 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। उसके बाद हमने और क्या देखा था, उसके बाद हमने पावर सेट देखा था, सुपर सेट देखा था। जो प्रॉपर सबसेट है, A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, तो हम बोल सकते हैं कि B इज अ सुपर सेट ऑफ A। उसके लिए हमने सिंबल यूज किया था। अगर प्रॉपर सेट के लिए ये यूज करते हैं तो हम सुपर सेट के लिए ये सिंबल यूज करते हैं। फिर हमने पावर सेट भी देखा था, इक्वल सेट देखा था। इक्वल सेट
इक्वल सेट मतलब अगर हमें कहीं प्रूव करना है कि इक्वल सेट क्या है तो हमें सिंपल बस इतना बता देना है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर पार्ट ऑफ बी एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर पार्ट ऑफ ए। तो इसके लिए कंडीशन क्या थी, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो डेफिनेटली हमारा ए और बी क्या है, इक्वल सेट्स हैं। ठीक है, अगर कोई सबसेट नहीं है तो हम ये सिंबल यूज करेंगे, कोई सबसेट है तो हम ये सिंबल यूज करेंगे। अच्छा ऐसा बनाते हो, ये है सबसेट का सिंबल, ठीक है, ये है प्रॉपर सबसेट का सिंबल, ये है नॉट अ सबसेट का सिंबल। ठीक है, उसके बाद हमने और क्या देखा था, उसके बाद हमने अभी ये इंटरवल्स देखा। इंटरवल्स में ओपन, ये वाला ब्रैकेट ओपन रिप्रेजेंट करता है, ये वाला भी ओपन, ये क्लोज और ये क्लोज। ठीक है, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को हमें कभी भी क्लोज नहीं रखना है, ये हमेशा ओपन ही रहेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। अब हम अगले लेक्चर में यूनिवर्सल सेट पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।